नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज सबसे पहले हम टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की स्टार बॉक्सर मैरी कॉम के साथ हुए धोखे की बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बॉक्सिंग में मैरी कॉम एक जीता हुआ मैच हार गई। बॉक्सिंग में कुल 3 राउंड होते हैं, इनमें से 2 राउंड में मैरी कॉम जीती थी, लेकिन बावजूद इसके उनकी ओपोनेंट जो है उनको जीता हुआ घोषित कर दिया। ये पूरी कहानी क्या है आप जानेंगे, लेकिन उससे पहले गुड न्यूज़ भी आपको दे देना चाहती हूँ, उसी से शुरुआत करेंगे। आज टोक्यो ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी में लवलीना बोर्गोहेन सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। वैसे तो पूरे देश को उनसे गोल्ड की उम्मीदें हैं, लेकिन उनका ब्रॉन्ज मेडल पक्का है। लवलीना ने चाइनीज ताइपे की नियन चिनचैन को 4-1 से हराया। लवलीना सेमीफाइनल में तुर्की की एना लाइसेंको से भिड़ने वाली है। तो एक तरफ लवलीना जीती है, दूसरी तरफ टोक्यो ओलंपिक में मेडल की प्रबल दावेदार मैरी कॉम बाहर हो गई। मैरी कॉम की यह हार इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रही है क्योंकि उन्हें सिर्फ 1 पॉइंट से हारा हुआ दिखाया गया। और जिसने भी ये गेम देखा, जिसने भी मैरी कॉम का ये मैच देखा, वो समझ गया होगा कि वो अपने ओपोनेंट पर किस तरीके से भारी पड़ी थी, लेकिन बावजूद इसके वो हार गई। अरे व्हाट इतना शॉकिंग हो रही हूँ और इतना अपसेट हो रही हूँ। ये क्या है, मेरा फाइट में इतना ऐसे डिसीजन ऐसे हो सकता है? इतना नाइंसाफी किसी के साथ कैसे हो सकता है? लाइक बिकॉज मैरी कॉम इज अ क्लास लेवल प्लेयर। मैरी कॉम का तो अलग ही स्तर है, वो हार्ट लूज ना करे, मायूसी ना हो, ऑलरेडी हमारे लिए सुपरस्टार है। क्या ओलंपिक में भारत की बेटी के साथ धोखा हुआ है? पता नहीं, मेरे को सिर्फ मेरे ऊपर से ऐसे हो जाता है। बहुत कंपटीशन में भी सिर्फ ये ओलंपिक वाला नहीं है। फाइट देख के हमें ऐसे लगा कि उसके साथ गलत हुआ है, मैरी कॉम के साथ गलत हुआ है। मैरी कॉम ने शानदार प्रदर्शन किया, जिस तरह से वो खेली, और इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि उनके खेल में कोई कमी थी। क्या टोक्यो में मैरी कॉम के साथ कोई साजिश हुई है? जानबूझ के हराया, मैनिपुलेट किया, वो तो कौन दुखी नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ, मैं सच में मार खाया होता तो मैं जरूर मानूंगी मैं हारा हूँ, मैं कभी दुखी भी नहीं होऊंगा। क्या ओलंपिक में मैरी कॉम को जानबूझकर हराया गया? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की स्टार बॉक्सर मैरी कॉम की हार पर विवाद हो गया है। पूरा मामला जरा ध्यान से समझिए। टोक्यो में गुरुवार की शाम को मैरी कॉम का मुकाबला कोलंबिया की बॉक्सर इंग्रिड वेलेंसिया से था। प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले से पहले ही मैरी कॉम को फेवरेट माना जा रहा था क्योंकि मैरी कॉम पहले भी वेलेंसिया को हरा चुकी थी। लेकिन मैच के पहले राउंड में कोलंबिया की बॉक्सर मैरी कॉम पर भारी पड़ी। 3 मिनट का राउंड खत्म हुआ तो 5 में से 4 जजेस ने कोलंबिया की बॉक्सर के पक्ष में फैसला दिया था। दूसरे राउंड में मैरी कॉम भारी रही, फैसला भी उन्हीं के पक्ष में आया। 5 में से 3 जजों ने मैरी कॉम के पक्ष में फैसला दिया, जबकि 2 ने वेलेंसिया को जिताया। अब तीसरे और फाइनल राउंड की बारी थी। फाइनल राउंड में भी कोलंबियन बॉक्सर पर मैरी कॉम ही भारी पड़ी। स्कोर कार्ड में फिर से 3 जजों ने मैरी कॉम के पक्ष में फैसला दिया। मैरी कॉम के साथ साथ पूरे भारतवासी आश्वस्त थे कि वही जीत रही है। लेकिन जब फैसला आया तो वो कोलंबिया की बॉक्सर के पक्ष में था। फाइनल स्कोर में कोलंबिया की बॉक्सर को 3 जजों ने जिताया था, जबकि मैरी कॉम को 2 जजों ने। इसलिए फैसला कोलंबिया की इंग्रिड वेलेंसिया के पक्ष में रहा। लेकिन विवाद यहाँ खत्म नहीं हुआ। मैरी कॉम का कहना है कि तब तक भी उन्हें यह लग रहा था कि वो खुद जीत रही है। मैच खत्म होने के बाद कोलंबिया की बॉक्सर के पक्ष में अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन मैरी कॉम इसे समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि वो जीती है। वो कोलंबिया की बॉक्सर के गले मिली। मैरी कॉम के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी और फिर उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में बॉक्सिंग रिंग के चारों तरफ झुककर अभिवादन किया और अलविदा कहा। मैं जब इंटरव्यू दिया और डोपिंग सेंटर घुसा, तब भी विश्वास नहीं हो रहा है मेरे को। और मेरे कोच समझा रहा है मेरे को, आप जीता है। आप जिताए मीन्स क्या है, मतलब मैं समझ नहीं रहा। मैं जीता हूँ, जीत रही हूँ करके मैं तो ऐसे रहा।
मैरीकॉम का दावा है कि उन्हें बाद में सोशल मीडिया के जरिए ये पता चला कि वो हार गई हैं। बाद में मैंने सोशल मीडिया ट्विटर में देखा, किरण रिजिजू सर ने ट्वीट किया, अरे इतना शॉकिंग हो रही हूँ और इतना अपसेट हो रही हूँ। मैं क्या बोलूँ, मैं ये क्या है, मेरा फाइट में इतना ऐसे डिसीजन ऐसे हो सकता है, तो मैं क्या बोलूँ, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ। और ये उन लोग पहले बोल दिया कि ये ओलंपिक कुछ प्रोटेस्ट नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, डिसीजन चेंज नहीं होगा, ऑलरेडी बता दिया। और सिर्फ पता नहीं मेरे को, मैं सिर्फ मेरे ऊपर से ऐसे हो जाता है। बहुत कंपटीशन में भी सिर्फ ये ओलंपिक वाला नहीं है, पिछला वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ऐसे ही हो जाता है। लेकिन मैरी कॉम की हार का ये विवाद अब और बढ़ता जा रहा है। मैरी कॉम ने टोक्यो ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइजर्स पर एक और आरोप लगाया है। मैरी का कहना है कि प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही उनकी ड्रेस बदलवाई गई थी। ये कल के मैच की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि मैरी कॉम नीले रंग की जर्सी में नजर आ रही हैं। उनकी जर्सी पर कुछ लिखा भी नहीं है, यानी उस पर ना तो भारत का नाम लिखा है और ना ही मैरी कॉम का। अब सवाल यह है कि अगर ये कोई नियम है तो फिर कोलंबिया की बॉक्सर वेलेंसिया की जर्सी पर उनका और उनके देश का नाम क्यों लिखा है? ये तो सीधे सीधे भेदभाव लग रहा है। मैरी कॉम का दावा है कि इसकी वजह से उनके मैच पर फर्क पड़ा क्योंकि ये उन्हें मानसिक प्रताड़ना लगी थी। अचानक जाने से पहले ऐसे मेरे को ऑफिशियल एक आया और ये जर्सी नहीं पहन सकती है, तुम्हारा नाम लिखा हुआ है और ये फर्स्ट नेम और गिवन नेम, मिडिल नेम, बहुत सारे क्या क्या बोल। मैंने क्यों नहीं पहन, मैं प्रीमियरियम में भी पहन लिया, एक बाउल डाल दिया, एक बाउल में भी पहन के खेला हूँ, वही सेम जर्सी में पहन के खेला हूँ। और अभी क्या प्रॉब्लम है, सारे अपना अपना कंट्री का इंडिया फ्लैग वो करके और ना पीछे नाम लिखो। वेलेंसिया की जर्सी पे भी उनका नाम था, जो आपकी प्रतिद्वंदी थी उनका नाम था। हाँ, उसका नाम भी था। इससे पहले जब 25 जुलाई को राउंड ऑफ 32 के मैच में मैरी कॉम का मुकाबला डोमिनिकन रिपब्लिक की बॉक्सर से हुआ था तो उनकी नारंगी रंग की जर्सी पर भारत का भी नाम लिखा था और मैरी कॉम का भी। एक ही टूर्नामेंट में एक ही खिलाड़ी के लिए दोनों बार अलग अलग नियम क्यों, ये समझ में नहीं आता। देश के मौजूदा और पूर्व खेल मंत्री भी मैरी कॉम के साथ हुए इस विवाद को मान रहे हैं, लेकिन फैसले को चैलेंज करने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए भारत के हाथ बंधे हुए हैं। ओलंपिक्स का जो डिसीजन होता है उसको चैलेंज करने का तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ओलंपिक्स का अपना रूल होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट इसलिए लगा कि 2 राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड जीती, लेकिन टेक्निकल कारण से 1 पॉइंट से हार गई। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने भी बात किया है नरेंद्र बत्रा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट से भी, तो वो अपना बात तो रखेंगे, लेकिन डिसीजन हो चुके हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ओलंपिक्स में बहुत ज्यादा कुछ बदलाव करने का संभावनाएं हैं, क्योंकि अपील का राइट नहीं है। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था और मैं तो यही कहूंगा कि इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ भी मैंने उनके ध्यान में विषय लाया है। असल में इस बार ओलंपिक्स में बॉक्सिंग में दोबारा अपील करने का प्रावधान नहीं है। इससे पहले ऐसा होता रहा है कि अगर डिसीजन से खुश नहीं है तो आप अपील कर सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इससे पहले लंदन ओलंपिक्स में 2012 में ऐसा ही एक विवाद भारतीय बॉक्सर विकास कृष्णन के साथ हुआ था, जो अमेरिका के एरोल स्पेंस से मुकाबला जीत गए थे। लेकिन इसके बाद अमेरिका ने इस जीत के खिलाफ अपील की और फैसला अमेरिका के बॉक्सर के पक्ष में आया और इस तरह से विकास जीत कर भी हार गए थे। लेकिन इस बार ये संभव नहीं है। लेकिन मैरी को इस बात को समझ लेना चाहिए कि वो वहाँ हारी है, लेकिन हर दिल में मैरी जीती है। मैरी कॉम से हुए धोखे के बाद अब ज़रा उनके पड़ोसी राज्य में जो विवाद है उसकी रिपोर्ट आप तक पहुँचा दें। असम और मिजोरम बीच में खूनी संघर्ष आपने देखा, 4 दिन बाद भी तनाव वहाँ पर कम नहीं हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने राज्य के लोगों को मिजोरम ना जाने की सलाह दी है।
उन्होंने मिजोरम से आने वाली गाड़ियों की कड़ाई से जांच करने का फरमान जारी किया है। मिजोरम असम के इस फैसले से तिलमिला उठा है। असम मिजोरम सीमा पर किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की तरह पहरा लगा रखा है। पहले आप बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर हम इस विवाद की पूरी पड़ताल आपके साथ करेंगे। ये देश के ही दो राज्य असम और मिजोरम की सीमा की ताजा तस्वीरें हैं। चप्पे चप्पे पर पहरा है। सीमा पर ऊंची दीवार खड़ी है। हर तरफ पुलिस के लोग हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। काफी पूछने के बाद पुलिस सिर्फ इतना बता रही है कि आगे जाना मना है। ये सर असम मिजोरम बॉर्डर का ये लास्ट सर यही लास्ट है क्या? मिजोरम उधर में जाने नहीं सकते, मना है। उधर क्या है सर? यहाँ तक क्या है कि असम का ही बॉर्डर है? असम का है। और उसके आगे जो फोर्स है वो क्या है? मिजोरम का। मिजोरम का है। अच्छा, वहाँ का अलाउ नहीं है जाना? अलाउ नहीं। ये लास्ट पॉइंट है सर। खूबसूरत पहाड़ी और हरियाली से भरे इस इलाके में सब कुछ शांत जरूर है, लेकिन पहरे पर तैनात जवान कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि माहौल में तनाव है। कछार जिले की पुलिस अधीक्षक रमनदीप कौर भी कह रही हैं कि यह कॉन्फ्लिक्ट जोन है। नहीं, सिचुएशन ऐसा है कि बिकॉज एज आई टोल्ड यू देयर आर सीनियर लेवल टॉक्स गोइंग ऑन एंड इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, दैट्स व्हाई कोई फर्दर मूवमेंट उस जोन में नहीं है। तो क्या अभी यहाँ से आगे किसी को आगे जाने दे रहे हैं आप? या अभी ओनली द रेसिडेंट्स हु आर ऑफ दैट एरिया दे आर टू मूव, नो वन एल्स इज टू मूव इन दैट। यह कॉन्फ्लिक्ट जोन बना 26 जुलाई को असम और मिजोरम पुलिस के बीच हुई जंग की वजह से, जिसके कुछ और वीडियोस भी अब सामने आए हैं। Ralte, please cease fire. We are not fighting. Please cease fire. Cease fire करो, cease fire करो. I am hurt. अरे एक आदमी मर गया सर। Cease fire करो ना, cease fire. We are retreating. Please cease fire. इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के ही दो राज्यों की पुलिस ही किस कदर एक दूसरे के खून की प्यासी होगी। 6 जवानों की शहादत के बाद अब दोनों राज्यों की सीमा पर शांति जरूर नजर आ रही है, लेकिन तनाव की चिंगारी अब तक बुझी नहीं है। देखिए, असम और मिजोरम की सीमाएं काफ़ी हद तक बंद हैं और असम सरकार ने एक ऐसी एडवाइजरी जारी की है जो आमतौर पर एक देश अपने नागरिकों को दूसरे देश आने जाने पर करता है और इसीलिए इस पर सवाल उठ रहा है। हम आपको बताते हैं कि एडवाइजरी में आखिर ऐसा है क्या। असम सरकार की एडवाइजरी में लिखा है कि मिजोरम से असम के बारे में लगातार धमकी भरे संदेश आ रहे हैं और असम पुलिस को ऐसे वीडियोस मिले हैं जिसमें मिजोरम के लोग गोले बारूद और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस दिख रहे हैं। इसीलिए असम के लोगों को मिजोरम ना जाने की सलाह दी जाती है और असम के जो लोग मिजोरम में रहते हैं वो वहां बेहद सावधानी बरते, ऐसा इस एडवाइजरी में कहा गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जब इस एडवाइजरी पर सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने दावा किया कि मिजोरम में लोग स्नाइपर राइफल और खतरनाक हथियारों से लैस हैं, इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने ये दिशा निर्देश जारी कर दिए। अब आप असम के मुख्यमंत्री को सुनिए। आवाजाही का कोई रुक नहीं लगा है, खाली मिजोरम में बहुत ज़्यादा सिविलियन का हाथ में जो आर्म्स है, इसलिए हम लोगों को यही एडवाइस किया है कि आप लोग जाने का पहले सोच के जाइए। एक ही देश में दो राज्यों के बीच अगर ऐसी तलवार खिंच जाए कि नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करनी पड़े तो ये बेहद चिंता की बात है। असम और मिजोरम दोनों ही जगहों पर एनडीए की सरकार है, इसलिए इस मामले में विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है और अब असम सरकार की ट्रैवल एडवाइजरी पर ही घमासान छिड़ गया है। आज असम गवर्नमेंट को ये निकालना पड़ा कि कोई भी सिविलियन या पुलिस वाला जो है मिजोरम बॉर्डर की तरफ न जाए, ये बड़े शर्म की बात है। एडवाइजरी का अर्थ है कि हमने उनको सलाह दी है, उसके बाद भी अगर आप जाना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, बट उस समय फिर आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। दरअसल 26 जुलाई को हुई हिंसा में असम पुलिस के 6 जवान शहीद हुए थे, इसलिए असम के लोग बेहद नाराज हैं।
ये नाराजगी इस हिंसा में असम पुलिस के जख्मी जवानों की आपबीती सुनकर समझी जा सकती है। एबीपी न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वारदात में जख्मी हुए पुलिस वालों का हाल जाना। ऐसा माफिक सिचुएशन मेरे को कभी नहीं मिला। ये ज़िंदगी में 60 साल रनिंग है मेरा एज, 4-5 महीना बाकी है मेरा रिटायरमेंट जाने को, लेकिन ये पहली बार मिला है। तो इससे महसूस होता है कि घर का लड़ाई नहीं है, ये देश का लड़ाई है। क्योंकि हम लोग भी यदि उन लोग जैसा निष्ठुर होकर के हम लोग अगर रहता तो उन लोग से पहले हम लोग फायर खोल डालता। 26 जुलाई की हिंसा के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि असम पुलिस के लोग किस तरह चौतरफा घिर गए थे। वारदात के 3 दिन बाद सामने आए 30 सेकंड के वीडियो में असम के कछार के एसपी वैभव निम्बालकर को गोलाबारी बंद करने की अपील करते सुना जा सकता है। वैभव इस हिंसा में गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। कोई नहीं आ रहा। राल्टे प्लीज सीज फायर, वी आर नॉट फायरिंग, प्लीज सीज फायर। सीज फायर करो, सीज फायर करो, आई एम हर्ट। अरे एक आदमी मर गया सर। सीज फायर करो ना, सीज फायर, वी आर रिट्रीटिंग, प्लीज सीज फायर। ये वीडियो और असम पुलिस के जवानों की आपबीती सुनकर असम के लोगों का गुस्सा भड़क रहा है, जिसे असम सरकार भी समझ रही है। इसलिए अब हिंसा को लेकर जांच तेज कर दी गई है। असम सीआईडी की एक टीम मिजोरम के सांसद के वनलाल वेना को नोटिस देने दिल्ली पहुंच गई है। वनलाल वेना का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो भड़काऊ बयान देते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो क्लिप पर उन्हें असम पुलिस ने नोटिस भेजा है। So we are still in the process. Okay. We will let you know Haan. once we complete our. But the notice has been pasted at Mizoram Bhavan. It is still in the process. Okay. Thank you, sir. Thanks a lot. देखिए, असम सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी के साथ ही मिजोरम बॉर्डर पर पहरा बढ़ाना शुरू कर दिया है, या उसका भी फरमान दिया है, जिसमें पुलिस अधिकारियों को ये कहा गया है कि मिजोरम असम बॉर्डर पर आने जाने वाली गाड़ियों की कड़ाई से जांच की जाए, क्योंकि इस बॉर्डर पर नशीले पदार्थों की तस्करी काफ़ी बढ़ गई है। असम सरकार के आदेश में लिखा है कि पिछले 2 महीने में नशीले पदार्थों की तस्करी के 912 मामले सामने आए हैं और इस सिलसिले में 1560 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। 2 महीने में असम और मिजोरम बॉर्डर पर 20 किलो हेरोइन, 15 किलो अफीम बरामद हुई है और इसीलिए नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना बेहद ज़रूरी है। असम सरकार के आदेश में कहा गया है कि गाड़ी में अगर ड्रग्स नहीं मिलते हैं तब भी पुलिस सब निरीक्षक या उससे ऊपर के अफसर के आदेश के बाद ही गाड़ी को सीमा लांघने की परमिशन दे। ऐसा कहा जा रहा है असम मिजोरम बॉर्डर पे जो हिंसा हुई उसके लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जो अभियान चलाया गया वो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। यही नहीं, गो तस्करी के खिलाफ जो अभियान चलाया गया उसकी वजह से मिजोरम के लोगों में काफ़ी नाराजगी है, जिसकी वजह से यह हिंसा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब असम सरकार ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए मिजोरम बॉर्डर पर पहरा कड़ा कर रही है, तो मिजोरम सरकार ये आरोप लगा रही है कि असम मिजोरम के बिजनेस को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। मिजोरम के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को एक चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की है। Assam has alleged that Mizoram has been engaged in illegal economy through smuggling of illegal drugs. We really and severely condemn the provider of this false information by twisting the dispute. Incident happens due to blockade of drugs smuggling route by the Assam police to the media, which is very unconstitutional and act of unbecoming of a true citizen of India. केंद्रीय सरकार होशियार 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 मिजोरम विरुद्ध हमारे आंदोलन चलते। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रेलवे ट्रैक टूटा हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह से न सिर्फ पटरियां उखाड़ी गई हैं, बल्कि गायब भी हैं। इससे मिजोरम में रेल कनेक्टिविटी भी ठप हो गई है। जानकारों के मुताबिक असम अपनी सीमाओं के जरिए मिजोरम को काफी परेशान कर सकता है। मिजोरम जाने के लिए इधर में हैलाकंदी डिस्ट्रिक्ट एंड काछार डिस्ट्रिक्ट से कनेक्शन है, ये मेन रोड है, तो नेचुरली इस रोड को ऊपर पूरा इकोनॉमी मिजोरम को इकोनॉमी डिपेंडेंट है। और जैसा हम मास्टर स्ट्रोक में पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि मिजोरम असम की सीमा को लेकर इस तरीके से विवाद हुआ हो। अंग्रेज़ों के 2 नोटिफिकेशन इसकी जड़ है। आज हम आपके सामने एक ऐसी तस्वीर रखने जा रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश से आई है। आप ये देखकर हैरान होंगे कि वहाँ पर
कोई चट्टान नहीं, बल्कि करीब करीब आधा पहाड़ ही टूटकर गिर गया है। ये तस्वीरें आज हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हिमाचल के सिरमौर इलाके का शख्स जो इस घटना का चश्मदीद है, उसने इस लैंडस्लाइड को लेकर सिस्टम पर बहुत सारे सवाल खड़े किए। उसका कहना है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे सिर्फ कुदरत ही जिम्मेदार नहीं है, कुछ लापरवाह किस्म के लोग उसके जिम्मेदार हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिर सच क्या है। गाड़ी भी ले लो पीछे। लैंडस्लाइड की ऐसी तस्वीरें आपने आज से पहले शायद ही कभी देखी होंगी। गाड़ी भी ले लो पीछे। आपने चट्टान को दरकते देखा होगा, पत्थर टूटकर गिरते देखे होंगे, लेकिन करीब करीब आधा पहाड़ टूटकर गिरते नहीं देखा होगा। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की हैं, जहां सिर्फ पहाड़ ही नहीं टूटा, पहाड़ समेत नेशनल हाईवे भी टूटकर गिर गया। गाड़ी भी ले लो पीछे। देखिए, इस पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से में कुछ लोग मौजूद हैं। वहां एक गाड़ी भी खड़ी है और उनसे कुछ ही मीटर की दूरी पर पहाड़ के इस हिस्से में भूस्खलन हो रहा है। 30 सेकंड के इस वीडियो में हर सेकंड में दहशत है, हर सेकंड में खौफ है और हर सेकंड में मौत का साया मंडरा रहा है। पहाड़ के ऊपर मौजूद लोगों की सांसें अटकी हुई हैं, हर पल मौत का खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। और तभी पहाड़ का करीब करीब आधा हिस्सा टूटकर गिरने लगता है। पहाड़ पर बना नेशनल हाईवे भी पहाड़ के साथ टूटकर नीचे गिरने लगता है और अगले कुछ ही सेकंड में ये पहाड़ टूटकर गिर जाता है। अब आपको इसी लैंडस्लाइड का एक और वीडियो दिखाते हैं जो दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया। देखिए कैसे पहाड़ टूटने के बाद ये सड़क समेत एक बहुत बड़ा हिस्सा खाई में समा गया। हम आपको इसी जगह की दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आप इस लैंडस्लाइड के कुछ सेकंड पहले की तस्वीर देख रहे हैं, जब आसपास के पहाड़ खिसकने शुरू हुए थे। लेकिन जहां पर यह नेशनल हाईवे था, उस इलाके पर मलबा नहीं गिरा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में पहाड़ के एक बड़े हिस्से में कटान हुई और ये नेशनल हाईवे भी इसकी चपेट में आ गया। जहां पर यह लैंडस्लाइड हुआ वो सिरमौर के बरवास का इलाका है। नेशनल हाईवे 707 इस इलाके से गुजरता है। ये नेशनल हाईवे पावटा और शिलाई को जोड़ता है। सड़क तबाह होने से 100 गांवों का संपर्क पावटा से टूट गया है। अब आपको मौके पर मौजूद एक शख्स की बात सुनवाते हैं, जो बता रहा है कि सिरमौर में इतना खौफनाक लैंडस्लाइड हुआ क्यों। इन लोगों की गलती ये रही कि यहाँ पर इन्होंने डंपिंग जोन बनाया था और लाखों टन डंप यहाँ पर किया इन्होंने। जो पानी का जो फ्लो था, उधर से पानी का फ्लो वहाँ जाके रुका और वहाँ पर उसने कटाव लगाना शुरू कर दिया, जिस वजह से ये रोड चला गया। इनको एक हफ्ते पहले से हम लोग बार बार बोल रहे थे कि वहाँ कट वहाँ नीचे गिरा, पर इन्होंने उसकी सुध नहीं ली। हमने कहा पानी कहीं डाइवर्ट करो, पानी डाइवर्ट कहीं भी नहीं किया। पहले खजार हेवना में तबाही मचा दिया, फिर यहाँ पर क्योंकि सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड इनका बना हुआ था। आपने जिस शख्स को अभी अभी सुना, उसने साफ साफ आरोप लगाया कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानव निर्मित आपदा है। यानी लोगों की लापरवाही का नतीजा है। जो बातें कही जा रही हैं, हम आपको उसे ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। इस इलाके से सड़क को चौड़ा करने का काम किया जा रहा था। इसके लिए पहाड़ काट कर रास्ता चौड़ा करना था, लेकिन लापरवाही ये की जा रही थी कि सड़क को चौड़ा करने के लिए जो पहाड़ काटा जा रहा था, उसका मलबा दूर ले जाकर फेंकने की बजाय वहीं पर खाई में फेंक दिया गया। यानी खाई की तरफ वाले हिस्से को डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया। हम सब जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में पहाड़ के बीच तमाम नदी नाले बहते हैं। जब यह मलबा गिरा तो उसका असर नदी के पानी के बहाव पर पड़ा,
जिससे पानी का बहाव कहीं ना कहीं रुका। पानी के रुकने का मतलब है कटाव शुरू होना। आरोप है कि इसी वजह से पहाड़ कमजोर हुए और पहाड़ का करीब आधा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। देखिए, अगर ये आरोप वाकई सही है तो हम आपको बताते हैं कि पहाड़ी इलाकों में रोड कंस्ट्रक्शन यानी सड़क निर्माण के लिए नियम कानून है क्या। इसमें राज्य स्तर पर कई सारी परमिशंस लेनी पड़ती है। वन विभाग से पेड़ों को काटने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। राज्य और केंद्र के भूमि जल बोर्ड से क्लियरेंस की जरूरत होती है। उसके बाद कुछ और सरकारी विभागों से आपको एनओसी लेनी पड़ती है। इन इलाकों की पहचान करनी पड़ती है जहां लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि सड़क बनाने के काम में मलबे को ठिकाने लगाने के लिए भी बहुत सारे नियम और कायदे होते हैं। मलबे की डंपिंग के लिए एक खास जगह की पहचान करके उसका अधिग्रहण किया जाता है ताकि मलबा वहीं पर ले जाकर डाला जा सके। वाटर बॉडीज यानी नदी नालों पर मलबा नहीं फेंका जा सकता है। मलबे को ठिकाने लगाने का जिम्मा कॉन्ट्रैक्टर का होता है जो सड़क का निर्माण कर रहा है या उसका काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा तो नियम कायदे के मुताबिक ये अपराध है, ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सोलन की हैं। यहाँ कंडा घाट के पास ऐसा जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ जिसे देखकर लोग कांप गए। पहाड़ दरका और धूल के गुबार से पूरा इलाका जैसे धुआं धुआं हो गया। उत्तरकाशी के धरासू यमुनोत्री मार्ग पर भी भूस्खलन की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर लोग डर के मारे भागने लगते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देश में करीब 4,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से आए 2011 के आंकड़े के मुताबिक देश में हर साल लैंडस्लाइड की वजह से 150 से 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। वैसे ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अगर नियम कानून का पालन हो तो काफी हद तक ऐसी आपदा से होने वाला नुकसान कम किया जा सकता है। बहुत सारी वजह है, बहुत बड़ी वजह ये भी है। आप अपना ख्याल रखिएगा। इन इलाकों में अभी जाने से थोड़ा बचिए, क्योंकि पता है आपको कल सैटरडे है, फिर संडे है और पहाड़ी इलाकों पर लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इत्मीनान। तालिबान का वो सच सामने आया है जिस पर उसने पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की। ये सच हिंदुस्तानी पत्रकार दानिश सिद्दीकी से जुड़ा है, जो भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी हत्या, जी हाँ, हत्या का सच सामने आ गया है। पिछले दिनों जो कुछ सामने आया, जो कुछ बताया गया, जो कुछ दिखाया गया, वो सब झूठ था, सरासर झूठ। भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत नहीं, उनकी हत्या हुई थी। दानिश का कसूर सिर्फ ये था कि वो सच को सामने रख रहे थे। अफगानिस्तान में तालिबान की जंग को कवर कर रहे थे। अपने कैमरे के जरिए वो तस्वीरें सामने रख रहे थे जो पूरी दुनिया के सामने अफगानिस्तान की असल तस्वीर बयां कर रही थी। भारत के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत अफगान सेना और तालिबान की क्रॉस फायरिंग में नहीं, बल्कि उनकी हत्या की गई थी, और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। इस बात का खुलासा किया है वॉशिंगटन एग्जामिनर नाम की एक न्यूज वेबसाइट ने। वेबसाइट का दावा है कि तालिबान ने दानिश सिद्दीकी की बेहद ही बर्बरतापूर्वक हत्या की थी। और इसी के साथ तालिबान का वो झूठ बेनकाब हो गया जिसमें उसने दानिश की मौत पर घड़ियाली आंसू बहाए थे। आपको याद होगा, तालिबान ने बयान जारी करके कहा था, हमें भारतीय पत्रकार की मौत का खेद है। इस इलाके में रिपोर्टिंग के लिए आने वाले पत्रकार हमें सूचित करें और हम उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि दानिश का कसूर ही यही था कि वो हिंदुस्तानी थे और सच के साथ थे। वॉशिंगटन एग्जामिनर के मुताबिक अफगान सेना और तालिबान में जंग के बीच दानिश घायल हुए। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ पास की एक मस्जिद में पहुंचे, जहां उन्हें शुरुआती इलाज मिला, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि तालिबान की नजर उन पर पड़ चुकी थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान को जैसे ही मस्जिद के अंदर पत्रकार के होने की खबर मिली, तालिबान के लड़ाकों ने मस्जिद पर हमला बोल दिया। उस वक्त दानिश सिद्दीकी जिंदा थे और तालिबान ने उनकी पहचान की पुष्टि करने के बाद उनकी हत्या कर दी। कहा यह भी जा रहा है कि तालिबान ने दानिश के साथ हर वो बर्बरता की जिसके लिए तालिबान को जाना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके सिर पर जख्म था, यानी तालिबान ने उनके सिर पर वार भी किए थे। लेकिन तालिबान ने इन तमाम आरोपों को नकार दिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एबीपी न्यूज से कहा कि यह दुष्प्रचार है, सच्चाई नहीं। तालिबान चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन ये तो सच है कि तालिबानी जानबूझकर पत्रकारों को निशाना बनाते हैं। वो विदेशी पत्रकारों को दूसरे देश का जासूस मानते हैं और इसीलिए पत्रकारों से तालिबान चिढ़ता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।